पाठ संतुलन पाता है। और जो किरदार हैं वो भी मेरे पे एक दबाव डालते हैं कि जो उनकी विश्वसनीयता है, जो पाठ का अपना विशिष्ट सत्य बन रहा है, वो एक धुरी हो जो इस पाठ पृथ्वी को संभाले हुए है। तो ये चीज, ये मेरे जाने अनजाने ये संतुलन मेरी कृति में आता जाएगा। तो कहने को लगेगा कि मैं कह रही हूं कि नहीं, मैं नहीं, ये तो अपने आप को लिख रहा है। और अपने आप को लिखने का मतलब लग सकता है कि ये तो कहीं भी जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। वो उस धुरी से जुड़ता है जो कि उसमें हमारे आपसी संवाद से बनती चली जाती है। तो ये चीज भी मैं आपके प्रस्तावना में, ये शब्द थे इसलिए मैंने उसको उठाया। मैंने सत्य की बात करी, सत्य के पाठ के अपने सत्य की बात। इससे मैं आ जाती हूँ एक और बीज शब्द जो आपकी प्रस्तावना में है, अर्थ। उसमें कहीं है कि मूल अर्थ तक पहुंचने की बात। फिर से मैं बात को थोड़ा सा, आपको लग सकता है कि उलझा रही हूं, पर असल में उलझा नहीं रही हूं। मैं उसको उसकी सीमा से बाहर खोलना चाहती हूँ कि मूल अर्थ आखिर क्या होता है। मैं कहूंगी कि अगर किसी चीज का कोई मूल अर्थ आप खोज रहे हैं तो वो अक्सर बहुत ही स्थूल अर्थ होगा, बहुत ही मोटे तौर पर कोई एक अर्थ होगा। वो एक दायरे का संकेत बस देगा कि ये चीज है, इसमें चल रहे हैं हम। लेकिन अर्थ कि अगर आप गहराइयों में जाएंगे, अर्थ की परतों में जाएंगे, तो अर्थ तो बहुआयामी होगा और कोई अंतिम सत्य नहीं होगा। ये बात भी मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि कोई सत्य वहां पर है जो कि बिल्कुल अडिग है, उसको टस से मस नहीं किया जा सकता, और वो जैसा है बस वैसा ही है। मैंने कुछ सोच के लिखा, उसी को आपको सोचना होगा पढ़ते वक्त, वरना चीज बेकार है, वरना चीज में कोई कमी है। इस पूरे ढंग पे मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि हमको ये सोचने की जरूरत है कि पाठ में कोई अंतिम सत्य नहीं होता, बल्कि कहीं भी कोई अंतिम सत्य नहीं होता। संवाद से भी आप किसी अंतिम सत्य पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये हम लोगों की एक आप कह सकते हैं कि एक तरह की अपेक्षा बन गई है कि हम प्रश्न पूछें तो इतना स्पष्ट उत्तर आए कि बस बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं सोचना या जानना। और हम कोई चीज पढ़ें तो इतनी बिल्कुल उसमें कोई और फेर बदल की गुंजाइश ना रहे, ऐसे हमको वो समझ में आ जाए। तो ये उसको सीमित करना है, लेखक को सीमित करना है और पाठक को सीमित करना है। ये बात हमको जरूरी है कि हम ये इस बात को कहें। और इस पर मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक पुरानी कहावत है, यू नेवर एंटर द सेम रिवर ट्वाइस, कि आप उसी पानी में दोबारा नहीं उतर सकते। तो ये खुद कुछ कहता है सत्य के बारे में कि भाई ना, पानी वही रहा जब आप दोबारा उसमें गए, पानी का अपना प्रवाह है, वो तो आगे बढ़ गया, तो आप दूसरे पानी में उतरे, किसी और पानी में उतरे ना, आप वही रहे जब आप दोबारा उतरे, तो आप भी किसी और वक्त में हैं और कुछ और बने हुए हैं। तो कभी भी सत्य में जितना लचीलापन है उसको हमें पहचानना पड़ेगा, जो उसमें प्रवाह है उसको हमें मानना पड़ेगा कि ये तो एक बदलता हुआ और निरंतर खुलता हुआ सत्य होता है। और इसीलिए आप पाएंगे कि जितने अच्छे पाठ हैं, जितने अच्छे टेक्स्ट हैं, आप
जितनी बार लौटेंगे आपको उसमें कुछ और मिलेगा। इसीलिए लेखक भी पाएंगे कि उन्होंने कुछ लिखा और दिया, और आपने जब उसको पढ़ के हमको वापस बताया तो आपने हमको भी हमारे कहने को हमने लिखा, लेकिन आप ही ने हमें बताया कि हमने क्या लिखा। तो ये जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, संवाद की भी सत्य की भी। तो संवाद मेरे लिए बहुत ही अहम शब्द है, वो हर समय हमारे संग रहता है और रहना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको, खैर ये मैंने कहा कि ये बात लोगों को विचलित करती है अक्सर, कि कोई ऐसा सत्य नहीं है जो बिल्कुल अडिग है, ऐसा सोचना और ऐसा कहना। पर मुझे लगता है कि अगर हम समझ जाएं कि सत्य का मतलब या अर्थ का मतलब, मूल अर्थ का मतलब ये नहीं है कि बात कि उस टेक्स्ट को आपने बंद कर दिया, उस मुद्दे को आपने पूरा कर दिया, पूरा नहीं आपने किया, तो आप समझेंगे कि हर समय नए अर्थ का खुलने का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ नए बिंदु, कुछ नई जगह बन रही है, जिसमें कि नया सोच और नई समझ हमारी परिष्कृत हो रही है। और असल तो यही है जीवन में, व्यक्ति में, साहित्य में, कि हमारे अंदर और जगह बने, जिसमें कि और प्रश्न उठें। आप प्रश्न पूछें तो मेरा उत्तर आप में और प्रश्न जगाए, ना कि आपके प्रश्न को बस बंद कर दे। तो ये तो बहुत ही, मुझे लगता है कि ये तो एक चुनौती है और इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। इसको तो इसका आनंद लेने की जरूरत है कि कितनी बातें खुलती चली जाती हैं और अंत नहीं आता। आप बराबर इसको खोलते चले है, लेकिन उठना नहीं है, इसका मतलब मैं जो रहता है मन में म्यूट करना भूल गए हैं जो भी है। श्वेता बोलो कि जिनका खुला हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। गीतांजलि मैडम का आवाज म्यूट हो गया है। हो गया? हाँ, माफ करेगा, ये पता नहीं कैसे अपने आप हो गया। शायद आप लोग सुनना नहीं चाहते थे तो कुछ हो गया। पर चलिए, तो मैं कह रही थी कि एक मैं आपके साथ अपने, मेरे मन में एक याद है, एक मेरी अपनी पसंद की बात है, तो मैं वो साझा करना चाहती हूँ। एक पात्र है ग्रीक माइथोलॉजी का, एक पात्र, महिला पात्र है कैसेंड्रा, आप लोगों ने शायद सुना होगा। अब मैं ग्रीक माइथोलॉजी की कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात उस पर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कैसेंड्रा की मोटा मोटी वो पात्र क्या है मैं आपको बताती हूँ। कि कैसेंड्रा की भूमिका ये थी, कैसेंड्रा को कुछ पूर्वाभास होता था कि आगे अगर ऐसा किया तो इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे। तो जैसे अगर वो हेलेन ऑफ ट्रॉय वाली अगर आपको कहानी याद है, तो उसने सबको चेतावनी वो दिए जा रही थी कि नहीं ऐसा ना करो, ये ऐसी लड़ाई होएगी और सब तरफ तबाही मचेगी। लेकिन कैसेंड्रा जैसे कि शापित है कि उसकी कोई सुनता नहीं है, तो वो समझता भी नहीं है। वो कहे जा रही है कि नहीं उधर ना जाओ, नहीं ऐसा ना करो, और समझाती जा रही है, समझाती जा रही है, लेकिन वो कोई समझ नहीं पा रहा। तो ये चीज उसके लिए जबरदस्त त्रासदी उसको इससे मिलती है। फिर भी सदियों दर सदियों वो इसमें लगी रहती है कि अपनी बात
कहने की कोशिश करे, अपनी बात समझाती चली जाए। और मुझे लगता है मुझे इस पात्र से और इस कहानी से ये मिल रहा था कि संवाद भी शायद हम इसी तरह करते हैं कि भले ही हमें लगे कि हमने जो कहा वो पूरी तरह से हम नहीं वहां पहुंचा पाए हैं, और आपने जो कहा वो पूरी तरह से हम तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन हम फिर भी छोड़ते नहीं हैं। आप भी लगे रहते हैं और हम भी लगे रहते हैं, और हम कोशिश करते ही रहते हैं, और वो खुलता रहता है, और कुछ से कुछ नए बिंदु, नई जगहें बनती चली जाती हैं, और शायद हमारी सोच समृद्ध होती चलती है, भले ही हम पूरी तरह से एक दूसरे को ना समझें। तो ये चीज मेरे मन में कैसेंड्रा को लेकर आई, और मुझे लगा मैं आपसे इसकी बात करूं। अब अगर ये है कि जो मैं कह रही हूं वो कभी पूरी तरह से आप तक नहीं पहुंचने वाली, या जो मैं सोच रही हूं वो आपके सोच से भिन्न होने वाला है, तो फिर संप्रेषण को हम क्या माने और कहाँ रखें? ये आपके प्रस्तावना में एक और बीज शब्द है, संप्रेषण। तो फिर कुछ बातें मुझे दोहरानी पड़ेंगी कि संप्रेषण का मतलब हम क्या मानते हैं। एक तो फिर वही है कि ये नहीं हमें मानना है कि कोई एक सत्य है मेरे पास जो और किसी के पास नहीं है, और बिल्कुल इसी तरह से है, और इसी तरह से हमको आप तक पहुंचाना है। हमने किसी तरह से समझा और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसी तरह से वो बात पहुंचे। तो ये बात यहाँ भी दोहराई जाएगी, लेकिन कुछ तो कोशिश आदान प्रदान की है, और कोई आदान प्रदान तो हो रहा है, और कोई सार्थक आदान प्रदान हो रहा है। पर इसमें जिस बात को मैं अंडरलाइन करना, जिस बात के नीचे मैं मोटी मोटी रेखा खींचना चाहती हूँ, वो है आदान प्रदान। हम लोग कभी कभी साहित्य में संप्रेषण की बात ऐसे करते हैं जैसे उसका दायित्व लेखक पर है। मैं कहती हूँ कि नहीं, ये दायित्व भी दोनों तरफ से बनता है। लेखक कोई कोशिश करती है, पाठक को भी कोई कोशिश करनी है, और हम लोग बहुत आसानी से खारिज कर देते हैं किसी पाठ को जो हमें जल्दी नहीं समझ आ रहा, या उसमें हमें कोई चीज हमको लग रहा है हमें नहीं मिल रही है, तो हम बहुत तेजी से कह देते हैं कि भाई वो तो समझ नहीं आ रहा है, खत्म। जैसे कि वो गलती उधर है, सीमा उधर है। तो शायद हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये सीमा हमारी है। हमको भी तो, पाठक को भी तो अपने को इस योग्य बनाना है कि वो दूसरी चीज को ग्रहण कर सके, दूसरी की बात पे गौर कर सके। तो ये आदान प्रदान यहाँ भी जरूरी है, संप्रेषण में भी बिल्कुल जरूरी है। और इसमें इसलिए मैं इस बात को आपके साथ उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक आदत सी बन गई है, एक अपेक्षा बन गई है कि बस एक चीज आप ऐसी आसान सी दीजिए कि हमें हमारे हाथ में आए और हमें लगे कि सब कुछ खुल गया। तो ये इसमें हम शायद बहुत से अपनी संभावनाओं को भी मौका नहीं दे रहे हैं, और हमको इस पर गौर करने की जरूरत है। हम क्यों चाहते हैं कि हमको हमेशा वो चीज सुनाई जाए या बताई जाए जो हम पहले से जानते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हम कोई किताब उठाएं? आपने नारी विमर्श, आप लोग बहुत बार कहते हैं कि नारी विमर्श को लेकर कोई किताब उठाएं तो हमको उसमें वो चीजें मिल जाएं जो हम पहले से जानते हैं, तो फिर हम जो है उसको पढ़ के हमें लगे हाँ हाँ हाँ, बस वो मतलब हमारे सोच का बस एक तरह से वो गूंज अनुगूंज हो। हम क्यों नहीं तैयार हैं कि कोई नई चीज, कोई नया संसार, कोई नए आयाम जिसकी तरफ हमारा रुख नहीं गया था, कुछ उधर इशारे यहाँ आ जाते हैं और हमको थोड़ी सी
मेहनत करनी पड़ती है, पर हम दूसरी कोई चीज देखते हैं, हम दूसरे किसी संसार में उतरते हैं, तो हम क्यों नहीं अपरिचित संसार में उतरने का कलेजा रखते? तो मुझे लगता है कि ये बात हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि इसी कारण हमने साहित्य में खासकर भाषा को सिर्फ जरिया बना लिया है। तो हम विषय को सब कुछ मानने लगे हैं, विषय को एक बहुत ही वो भी मैं कहती हूँ कि खासे सीमित अर्थों में उसको सब कुछ मान लिया है कि भाषा तो बस भाषा पर चढ़कर या कूदकर या उसके जरिए हम उस विषय तक पहुंच गए, बस उसका ये काम है। लेकिन नहीं, साहित्य में भाषा का दूसरी तरह की अनुभूतियों का, चुप्पियों का, उसके आर्किटेक्चर का, उसके मैकानियत का भी कोई ऐसा अलग मजा और मतलब है जो उसके विषय से इतर भी है, और हमको उस अनुभूति से गुजरने की जरूरत है। हमको उस अनुभव का रस लेना आना चाहिए हमें। शायद हम सोचे कि नहीं, सिर्फ विषय नहीं, हमको और भी चीजों में, उसके रंग, उसकी ध्वनि, उसकी बनावट, इन चीजों में भी हम जाएं तो शायद हमको और भी ज्यादा आनंद मिलेगा साहित्य के किसी पाठ में जाने से। आप कह सकते हैं कि काफी हद तक मैं जिसको आसान समझा गया है उसको लेकर परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम आसान कहने में सरलीकरण ज्यादा करते हैं। हम कहते हैं सरल होना चाहिए, लेकिन सरल नहीं, सरलीकरण हम कर बैठते हैं। जो सरल होता है वो भी बहुत गहराई से आता है, और ये मैं बात पहले भी मेरे मन में आई है कि दलाई लामा जैसे हैं, आप उनकी अगर मुस्कान देखिए, बिल्कुल एक बच्चे सी, बिल्कुल एक बच्चा जैसी सरल मुस्कान है। उस तरह का एक हल्का सा मजाक भी वो कर देंगे, प्यारा सा भोला सा मजाक। लेकिन ये किसी सरलीकरण से नहीं आया, ये बहुत गहराई से आया है, बहुत लंबे दर्द से आया है, बहुत लंबे अनुभव से आया है, एग्जाइल के, विस्थापित होने के, बेघर होने के, उतने सब से गुजरने के बाद, उतने आंसू, उतने दुख, दर्द, गुस्सा, उस जमीन को पार करने के बाद ही दलाई लामा वो मुस्कान दे सकते हैं। तो सरल हो तो वो मुस्कान हो जिसके पीछे एक पूरी लंबी दुनिया, गहरी दुनिया है, ना कि बस बहुत ही ऊपरी सी कोई चीज हो जाए। साहित्य के बारे में याद करने की बात है कि साहित्य में, और मैं साहित्य कहते ही मुझे बार बार लगता है कि साहित्य तो जीवन का प्रतिबिंब है। तो जीवन में भी, व्यक्ति में भी जो चीज बिल्कुल फौरी तौर पे हमको दिखाई पड़ रही है, समझ आ रही है, कभी भी बात उतनी ही नहीं होती, ना जीवन में, ना व्यक्ति में, ना साहित्य में, ना किसी कला में। तो जो सामने दिख रहा है, जो फौरी तरह से हमें पता चल रहा है, उसके पीछे, उसके दाएं बाएं, उसमें छिपी न जाने कितनी चीजें हैं, न जाने कौन कौन सी ध्वनियां हैं, और उनको ही तो हम निकालने की कोशिश करें, तभी तो बहुपर्तीय सच्चाइयां सामने आएंगी। मुझे याद है मेरे एक अनुवादक ने ये बात कही कि मुझे साहित्य में और तुम्हारे भी लेखन में असल यही पसंद आता है कि कोई भी चीज का मतलब वही नहीं है जो जितना वो कह रहा है, कि उसका मतलब उससे अलग भी कहीं है। और मैं कहूंगी कि आप तो दर्पण में भी अगर झांकें तो जो अक्स है सामने,
जो तस्वीर सामने है, जो बिंब सामने है, वो पूरा नहीं है, वो सिर्फ उतना नहीं है जितना कि वो दिख रहा है। और शायद अगली बार ही वैसा नहीं होगा जैसा अभी इस पल दिख रहा है। आपको बहुत सी चीजों का अनुमान करना पड़ेगा। आपको सामने को देखकर पीठ का अनुमान करना पड़ेगा। किसी और के कंधों के ढब से आपको शायद शरीर में कोई अगर बनावट में कोई खम है उसका अनुमान करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई चीज बस जैसी जितनी और जैसी है सामने उतनी नहीं होती। तो इन चीजों का मैं कहती हूँ ये कोई उलझाने वाली बातें नहीं है, ये असल में आनंद बढ़ाने वाली बातें हैं। और हम इसका मजा ले सकें तो फिर क्या बात है। इसके बाद मैं एक छोटी सी चीज, अब आपकी प्रस्तावना में आपने बिल्कुल अंत में कहा था कि महिला कथाकारों पर खास दायित्व है इस समय, और वो जननी है तो एक खास तरह की संवेदना है वगैरह। तो अब छोटी सी चीज कह रही हूँ और बहुत प्यार से और दोस्ताने में कह रही हूँ। मुझे महिला कथाकार का अलग मंच थोड़ा परेशान करता है। महिलाओं का अलग मंच एक राजनीतिक स्तर पे मुझको समझ आता है, क्योंकि हमारा इतिहास इतनी असमानता से भरा रहा है, इतने उसमें अमानवीयता रही है और शोषण रहा है। तो अलग मंच होना जरूरी हो गया है एक पॉलिटिकल मुहिम के लिए। मगर आप अगर साहित्य की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एका मानना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि देखिए औरत क्या अलग नहीं लिखती है, अलग तरह की चीजें नहीं लिखती। जरूर हम अपने अनुभव और अपने इतिहास से पाई गई चीजें जो हो सकता है पुरुष से बहुत भिन्न हो, उनको लाते हैं। मान लीजिए आप प्रजनन की बात कर रही हैं, भाई औरतें जिस तरह से बात करने लगी घर परिवार और बच्चा पैदा करने की वगैरह, आप कह सकती हैं कि ये कुछ औरत वाले विषय हैं जो पहले से कहीं ज्यादा अब आए हैं सामने। ये बात लागू होगी उन सारे तबकों पे जो साहित्य के मंच पर आकर अपने अभिव्यक्ति करने पाए हैं, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो जिनको तथाकथित आदिवासी हो, तथाकथित शोषित जातियों वाले हैं। तो ये सब अपने अनुभव को सामने लाए हैं जैसे शायद पहले नहीं आए। तो वो बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, मगर इसमें दो बातें हम याद रख लें। एक कि साहित्य लेखन आत्मकथा लेखन नहीं होता, तो हम सिर्फ अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहे होते। अगर हम साहित्यकार बने हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे में वो संवेदना विकसित हो कि हम दूसरे अन्य के भीतर भी जा सकें। नहीं तो बस औरत के बारे में लिखे और आदिवासी के बारे में लिखे और थर्ड जेंडर के बारे में लिखे वगैरह, ऐसा तो नहीं, हम ऐसी मांग तो हम नहीं करते। इसके अलावा हर औरत जब साहित्य लिखेगी तो शायद अपना अकेला कुछ उसमें लाएगी, भले ही उसकी गूंज अनुगूंज एक पूरे तबके को मिलेगी, पूरे तबके के अनुभव में प्रतिध्वनित होंगी, मगर हर कृति कुछ अलग देगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई एक जगह होती है जहाँ साहित्य हो जाता है, साहित्यकार हो जाते हैं। और इस संदर्भ में मैं तो कहूंगी कि देखिए साहित्यकार पुरुष हो या स्त्री या थर्ड जेंडर, ये सब जननी हैं
और उनको ये बात बहुत खुशी से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो सब रचना कर रहे हैं, किसी चीज को जन्म दे रहे हैं। तो ये सिर्फ औरत की बात नहीं, ये साहित्यकार की बात है। तो ये आपके प्रस्तावना से कुछ चीजों मेरे अंदर उमड़ी घुमड़ी, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा आपसे इनकी बात करूंगी। और बाकी ये है कि देखिए, जब आप इनको और इन पर बोलेंगी या संवाद आगे बढ़ाएंगे तो शायद और विस्तार से कुछ चीजें निकलेंगी। पर अभी मैं फिर आती हूँ बिल्कुल, ये तो थोड़ी विस्तृत बातें थी, सबके बारे में थी। अभी मैं थोड़े अपने ही काम पर आती हूँ। माई, आपने माई की बात करी थी कि माई के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा। तो इस पर माई मेरा पहला उपन्यास है, सही बात। और माई मैंने कैसे लिखा ये मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो अब आपको मैं बताऊं कि लेखन, कम से कम मेरा लेखन ऐसे नहीं होता है कि मैंने सामने कि अभी कोविड चल रहा है, कोविड ने दुनिया को ऐसा ऊपर नीचे सब कुछ कर दिया है और मुझे लगे कि भाई कोविड पे मुझे लिखना है और मैंने कोविड पे लिखना शुरू कर दिया। इस तरह से मेरे से नहीं होता है। जरूर है चिंता कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम फिर से वही स्थितियां कोविड वाली जो पैंडेमिक के सबसे बुरे वक्त में थी, महामारी के सबसे बुरे वक्त में थी, क्या फिर से वो आ जाएंगी या दूसरी महामारी आने वाली है, ये सब चिंताएं हैं मेरी। लेकिन उसको फौरन एक साहित्यिक कृति में डाल पाना मेरे बुते का नहीं है। बल्कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ए.के. रामानुजन जो महान कवि थे और बुद्धिजीवी भी थे, उनकी कही एक बात मुझको याद आती है। तो वो कहते थे कि मैं कविता को खोजने नहीं निकलता, मैं बस अपने को एक ऐसी खाली जगह में रख देता हूँ और शांत, मतलब मैं थोड़ा सा बस काम चलाऊ तर्जुमा कर रही हूँ। मैं अपने आप को एक ऐसी जगह में रख देता हूँ, शांत और ग्रहणशीलता अपनी बनाए रखता हूँ कि कविता मुझ तक रास्ता पा जाए। तो कविता मुझ में आती है, फिर मैं लिखता हूँ। मुझे उनकी ये बात बहुत प्रेरित करती है और मुझे लगता है कि काफी हद तक शायद काफी सारे लेखकों के लिए रचना प्रक्रिया कुछ इसी तरह